नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप और हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब ये हुआ कि करीब करीब 70 से 75% जनता इस व्यवसाय से ही जुड़ी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। स्वाभाविक है कि चाहे पिछले 40-50 साल में एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी कुछ क्रांति आई है, लेकिन वो क्रांति क्या सफिशेंट है या इसको और इनोवेटिव आइडिया से और आगे बढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बोला है कृषि क्रांति केंद्र के सर्वे सर्वा श्री ओम जजोदिया साहब को, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। और अलावा इसके लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने काउनॉमिक्स के बारे में बहुत सुंदर व्याख्यान दिया था। आज इसी से जुड़ी हुई कड़ी, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और जानेंगे कि कृषि क्रांति केंद्र एग्जैक्टली फार्मर्स के लिए, देश के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर सबसे पहले जानना चाहता हूँ ये जो कृषि क्रांति केंद्र है ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे ये आइडिया सूझी आप लोगों को? सर मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा था, तो सोचा किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, कारण गवर्नमेंट सर्विस पे बहुत लिमिटेड स्कोप है किसानों के लिए करने का। तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के ये कृषि क्रांति केंद्र चालू किया। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर थे। अभी उनका नाम इसमें ज़्यादा पब्लिसिटी में नहीं आया, लेकिन जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी हमारे यहाँ बैठे रहते थे, बोलते आई हैव नॉट सीन, मैं तो छोटा था, तो उनके साथ में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन गया है। तो फाइटर ही स्पिरिट है मेरे में। तो कुछ ऐसा करना जो किसानों के काम में आए, जो नहीं करता हटके करता है वो करना, इसलिए मैंने इसका नाम कृषि क्रांति केंद्र रखा। इसमें कोइंसिडेंस एक और ऐसा भी हो गया कि ये 9 अगस्त को हमने शुरू किया। 9 अगस्त क्रांति दिन है, और फॉर्चुनेटली हमको इसमें काफ़ी अच्छे इनपुट्स भी मिले, रिजल्ट भी मिले हैं, ताकि कृषि क्रांति केंद्र का नाम सही हो, इसलिए आपने उसको फिक्स कर दिया। यस। लेकिन सर कृषि क्रांति केंद्र क्यों? कृषि में क्रांति लाना है सर, इसलिए कृषि क्रांति केंद्र। आप मिले या हल्के ऐसे पिलपिले रंग से आगे नहीं जा सकते। तो क्रांति है ठोस ताकत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रांति वर्ड सुनते साथ कुछ रेवोल्यूशन ग्रेट होने वाला है, इस टाइप का। आपने कहा कि आपके दादाजी जो थे फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका एक फिलॉसफी पढ़ा था जहाँ वो कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मतलब मनी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि करते सब मनी के लिए, लेकिन उनका कहना है मनी इज़ नॉट द सोल पॉइंट ऑफ लाइफ। सर मेरे दादाजी उस टाइम के अरबपति थे, और बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने सब खो दिया। और बचपन में हमने देखा कि हमको 10वीं में किताब लाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, और उस टाइम कोई पॉलिटिकल लीडर काम में नहीं आया। तो लेकिन फिर भी स्पिरिट तो वही था। 1939 में कहते हैं कि भाई अकाल पड़ा था, तो कलेक्टर आया था वर्धा डिस्ट्रिक्ट का कि हमको पैसे दो। तब सेलू में एक दीपचंद चौधरी विद्यालय बन रहा था, उसमें पैसे लग रहे थे दादाजी के। तो कलेक्टर ज़्यादा जिद करने लगा, उसको डंडे से पीट के भगा दिया। तो आज भी कलेक्टर को अपन तो अरे नहीं बोल सकते, उन्होंने तो पीट पाट के भगा दिया। आप कृषि क्रांति केंद्र में रहते हुए कई सारे इनोवेटिव आइडिया लाए अपने, अलावा इसके बहुत सारे चेंजेस आए, क्रांति लाई आपने। तो कुछ हाइलाइट्स बताइए सर, जिससे जो आम दर्शक खासकर किसान भाई जो है वो इससे कैसे इंस्पायर हो सकता है। सर किसान भाई का मैंने देखा सर, पिछले 50 सालों में तो मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा ही है। आज खेती की परिस्थिति बड़ी गंभीर है सर। 100 के 60 लगाना और पिताजी का नाम चलाना है पोजीशन हो गई। और इसमें जब तक कुछ हम आप इनोवेटिव नहीं करेंगे, किसान आत्महत्या होती ही रहेगी सर। आज के ही पेपर में पढ़ा, पिछले 9 दिनों में 9 आत्महत्या हुई विदर्भ में। तो सर ये आपको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए कृषि को इकोनॉमिकली वायबल बनाना पड़ेगा, और ये वायबल बनाने के लिए हमने जी जान से काम किया है, मतलब और उसके रिजल्ट भी है। कृषि के अलावा सप्लीमेंट्री कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री भी होनी चाहिए और कृषि भी वायबल होनी चाहिए सर। सप्लीमेंट्री में आप गाय है, गाय को आप समझे तो आपकी सारी इकोनॉमी सुधर जाएंगी, हेल्थ सुधर जाएंगे, वेल्थ सुधर जाएंगे,
और सोशल लाइफ आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन उसको समझना पड़ेगा सर, अपने आप नहीं होगा। जी, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था काउन को लेकर काउनॉमिक्स कैसे किया जा सकता है, तो उसी को लेकर आगे आपने और भी कुछ एसोसिएटेड फील्ड से जुड़ते गए आप, जैसे कि किचन गार्डनिंग। तो सर ये बेसिक तो इसका सबका इकोनॉमिक्स ही है सर। किचन गार्डन में भी हम क्या करते हैं या हमने क्यों शुरू किया, इसका थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ सर। जैसे मैंने अभी बताया, हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, मुझे हमारे मौसी ने पढ़ाया। मौसी को बागवानी का बड़ा शौक था, लेकिन कुछ मिलता नहीं था उस टाइम। तो मैंने सोचा अपन जब शुरू करेंगे बिजनेस तो बागवानी भी शुरू करें किचन गार्डन के लिए। तो मैंने शुरू किया और अच्छा चलने लगा। लेकिन और भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आया सर, तो मुझे ऐसा लगता है आप तो इसमें बहुत स्कोप है। MIDC में कंपनी है सर, तो नया नया मुल्ला ज़्यादा चिल्लाता, हम भी ज़्यादा विजिट करते थे। और एक कंपनी हमको उस टाइम 77 और समथिंग, एक 100 रुपये का कंसल्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट करा सर। उस टाइम के 100 यानी आज के 10,000 रुपये तो पक्के हैं। तो उसमें काम ऐसा था सर कि हमको वो गड्ढे खोद देंगे, खाद ला देंगे, पौधे ला देंगे, हम खड़े रहेंगे, उसको लगवा देंगे, कैसे लगाना, क्या लगाना, गड्ढा कितनी दूरी पे करना, ये हम बताएंगे। तो ऐसा हमने 2-3 बार उनको फ़ोन किया सर, बट ही वॉज बिजी जनरल मैनेजर। तो अब हम भी थोड़ा ये हो गए, अब इतने बड़े आदमी से कितने बार फ़ोन करें। एक दिन उनका फ़ोन आया, सर मुझे बोला आपकी वजह से बहुत डांट पड़ी। तो सर ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं बोला आपने पेड़ लगाए नहीं। तो सर हमने तो 4-5 बार आपको फ़ोन किया था, हम अभी भी लगा देते, गड्ढे हो गए क्या। वो बोले जाजोदिया साहब कुछ भी करो, पेड़ लगा दो, गड्ढे बाद में खोद लूँगा। तो जब एक कंपनी का जनरल मैनेजर ये बात कर सकता है, इसका मतलब ये पेड़ कैसे लगाना और मेंटेन कैसे करना है सबके समझ की बात है। करेक्ट। तो हमने फिर फुल फ्लेज बिजनेस शुरू किया। हम इंस्पायर हो गए और तब से पीछे देखने का काम नहीं पड़ा है। अलावा इसके आपने किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट भी शुरू किया। किचन गार्डन क्यों और कैसे सर, क्यों और कैसे कैसे, जैसे अभी हमने पोल्यूशन की बात की है, तो पोल्यूशन का एक हिस्सा ये भी किचन गार्डन, घर में यदि आपकी सब्जी तैयार होती है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो टेस्ट है, वो आपको दूसरे नहीं आएंगे। लेकिन ये स्टडी करते करते मुझे और फिर से रिवोल्यूशनरी चीज़ें मिली सर, जिसके यहाँ किचन गार्डन आप देखिए, उसके बच्चे होशियार है, 85-90% के ऊपर मार्क्स आप देख लीजिए। दूसरी हेल्थ आप देख लीजिए, पड़ोसी से कंपेयर करके, कहीं भी जाइए, एक जगह नहीं, मैंने 1000 केस स्टडी किया है। और तीसरा और इंटरेस्टिंग बात सर, मियाँ बीवी झगड़े घर में नहीं पड़ते, बाहर नहीं जाते जी। तो इससे अच्छा आज की तारीख में क्या चाहिए। तो इतना अच्छा पुण्य का काम मैं हूँ, तो इसको प्रमोट करना मेरा काम है। तो मैंने प्रमोट किया और मुझे उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और मुझे एक समाधान है भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी के घर तोड़ने से बचा, बच्चे होशियार निकल रहे, तबियत अच्छी, और आज क्या चाहिए, इससे ज़्यादा पुण्य काम क्या हो सकता है। तो किचन गार्डनिंग में आप किन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस टाइप के हर्ब्स को इम्पोर्टेंस देते हैं आप, और कैसे इकोनॉमिकली वाइबल है। सर इकोनॉमिक्स तो मैंने बताया सर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे और आपके झगड़े की कोई इम्पोर्टेंस पैसे में या अनमोल है। और उसकी वजह भी मेरी अपनी है कि जब आप किचन गार्डन करते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। प्रकृति यानी भगवान, वो देता है जो देता है, और कोई कुछ दे नहीं सकता इतना, जो तीनों चीज़ें मैंने बताई। तो ये उसकी ही गिफ्ट है। जो उससे जुड़ेगा वो क्या देगा, कितनी झोली भरेगा, वो उसका डिपार्टमेंट है सर। सिर्फ वो झोली भरता है इतना बता देगा, डिपार्टमेंट मेरा है, आगे का काम वो करता है। तो किचन गार्डन जो भी लगाता है सच्चे मन से, उसके यहाँ अच्छा शांति, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी तीनों मिलती है सर। सेविंग भी हो जाती है, और पोल्यूशन कंट्रोल होता है। क्वालिटी ऑफ एयर इन योर हाउस, जहाँ आप रहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। क्वालिटी अच्छी आने से हेल्थ अच्छी रहती है, दिमाग शांत रहता है, बीबी पे गुस्सा कम आता है। जी, बीबी को भी गुस्सा कम आता है। हाँ जी। तो इतना अच्छा काम है किचन गार्डन। इसमें दूसरा एक और सर, किचन गार्डन में हमने करीब नागपुर में ऐसा इंट्रोडक्शन किया है कि 95% ऑर्गेनिक है किचन गार्डन। जो भी मेरे पास आता है मैं उसको समझाता हूँ भाई इसमें गोबर खाद डाल और ऑर्गेनिक इनपुट डाल। ये सब चीज़ें ऐसी है जिसकी तुलना सिर्फ माँ के दूध से की जा सकती है।
केमिकल तेरा भला नहीं करने वाले, और पीपल हैव शिफ्टेड। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ सर कि 95% इनपुट ऑफ किचन गार्डन आर ऑर्गेनिक। और होना भी चाहिए सर, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ बाकी सब चीज़ें प्रेशियस नहीं, सिर्फ हेल्थ इज मोस्ट प्रेशियस। और इसका दूसरा कारण से ये सब चीज़ें गाय से आती है ऑर्गेनिक, तो गाय भी बचेगी, हेल्थ भी बचेगी, वेल्थ भी बचेगी। और क्या जैसे एक साथ में एक पत्थर में कितने शिकार करेंगे आप। ये जो किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट है और ख़ासकर ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग की बात करते हैं आप, तो इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंप या ट्रेनिंग ऐसा कुछ देते हो कॉमन हाउस वाइफ? हर जगह चालू रहते हैं सर, गार्डन क्लब में है, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में है, हमारे यहाँ तो जो आया उसको हम समझाते हैं। बहुत सारी सोशल संस्थाएं वो भी ये काम करती है। तो ऐसे तो कोशिश करीब करीब सब जगह चलते हैं सर। कृषि क्रांति केंद्र की बात करें तो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ पेश करते रहते हैं आप लोग। तो इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मैंने सुना कि आपने अमेरिकन, जापानीज़ और टेक्नोलॉजी से सब सीखा है आपने, अलावा इसके आपने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाए, तो इसके बारे में ज़रा बताइए सर। पहले तो इनोवेशन के बारे में बताता हूँ सर। मेरा मोटा बुद्धि से जो निकला हो, मैंने चाणक्य के लाइफ पे किताब पढ़ी थी, और उसमें एक सेंटेंस था सर कि आकर्षण नवीनता में है, सुंदरता में नहीं है। वो मेरे दिमाग में घुस गया। अब ये जरूरी नहीं कि सुंदरता में आकर्षण नहीं है, लेकिन भी नवीनता में भी आकर्षण है। तो इनोवेशन है, इनोवेटिव चीज़, नई चीज़ हम करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर अब इसके बारे में सोचते सोचते ऐसा समझ में आया, और उसके अंदर भी आप आज मारुति गाड़ी लिख ली, तो एम्बेसडर के आगे उसमें 4 चीज़ें अच्छी है सर, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो 4 चीज़ों ने उसको एकदम मारुति को ख़त्म, उसको एम्बेसडर को ख़त्म कर दिया। मारुति आगे आ गई। अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे इनोवेटिव चीज़ें बनाता है, तो वो सबसे आगे दुनिया में। चाइना करता है, हमारे यहाँ 59 करोड़ यूथ है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो भी चमत्कार कर सकते हैं। जापानीज से क्या? जापानीज से सर मैंने एक दिन किताब पढ़ रहा था भाई, 1945 में जापान सब बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर भी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ा हो। तो वो उसकी वजह ये मैंने पढ़ा, जो मेरे समझ में आ गया था कि आप जापानी जो कंपनी है, सुजुकी है, सोनी है, होंडा है, तो इनके आप जो एम्प्लॉय है उनको एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाता है, और इसकी वजह से वो भी मन लगा के काम करते हैं। आज हमारे यहाँ क्या एम्प्लॉय उतना मन लगा के काम नहीं करता, कारण वो अनिश्चित है उसका एक एम्प्लॉय बस। हाँ, तो मैंने इसमें सोचा सर कि ये चीज़ अपने यहाँ तो पहले से है, लेकिन हम इसको भूल गए हैं। हमारे बचपन में हमने देखा घर में हर स्टाफ को रिलेशन के हिसाब से बोलता था। बर्तन मांजना उसको चाची बोलते थे, दाई थी उसको बड़ी माँ बोलते थे, खेत पे काम करता उसको चाचा जी बोलते थे। ऐसे रिश्ते के साथ में जो हिसाब है, बड़े भैया, छोटे भैया, हमारी संस्कृति थी, हमारी ये संस्कृति थी। और हमारे दादाजी, पिताजी, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता था, जैसे शादी है, वो कुछ भी हो, तो जाते थे वहाँ, बैठते थे और पूरा करके निपटा के आते थे। तो होता क्या था सर कि वो भी हमारे यहाँ टाइम पे काम में आते थे। मुझे एक बार याद है सर कि हमारे जो चाची, हम काकी बोलते थे, बर्तन मान, उसके यहाँ शादी थी, दादाजी बैठे, उसको तेल का पीपा चाहिए था, गांव में कौन देता, अरे जाओ सेठ जी ने बुला, दे दिया उसने, 2 मिनट में उसका काम हो गया। ऐसे कई काम हो जाते थे। वो कृतज्ञता जो है, तो वो कृतज्ञता बोले जो एक अपनापन है, वो भी फिर अपने काम में आते हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल गए सर सिस्टम से, हमारे ये सिस्टम से निकल गया। हमने फिर नागपुर, हमारे यहाँ कृषि क्रांति में ट्राई किया सर। अच्छा, उसके रिस्पांस मुझे फंटास्टिक मिला, आप सोच नहीं सकते। तो हम यदि फिर से ये हमारे उद्योग में, व्यापार में फिर से ये कंसेप्ट आए, तो उद्योग व्यापार भी बढ़ेगा, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है सर, हर चीज़ में जी। तो विश्वास बढ़ेगा तो उसका भी अपनापन बढ़ेगा, हमारे भी अपनापन बढ़ेगा, और फिर से हम जापानीज के लाइन पे जाएंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा, सभी बढ़ेगा। जी, आपने उसको वापस एस्टेब्लिश किया एक प्रकार? मैंने तो किया सर, मेरा रोज का एक्सपीरियंस है सर। लेकिन सर आपने उद्योग की बात की, व्यापार की बात की, इसमें कहीं ना कहीं आदमी जो है कमर्शियल एंगल से देखता कि ये क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आप लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी को लेकर,
तो ये क्यों और कैसे वायबल हुआ फिर? सर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही फायदे का है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना घाटे का है। नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सर। आज हिंदुस्तान लीवर है, यूनिलीवर है, इसकी साबुन आप आँख मूंद के लेते हैं, हल्दीराम की भुजिया बराबर लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनका ब्रांड इमेज है, उसके गुडविल है। आप भी गुडविल क्रिएट कीजिए। टाटा को 10,000 करोड़ चाहिए, आज मिल जाएगा सर, मुझे नहीं मिलेंगे। हालांकि आप मुझे जानते हैं लेकिन नहीं देंगे। तो गुडविल क्रिएट करना अपना काम है, क्वालिटी करेंगे तो अपने आप बिकेगा। तो हमने क्वालिटी किया सर, तो हमारे यहाँ नॉन स्टॉप रश रहता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए एक कस्टमर को उसका अपना केंद्र बिंदु बना लेता है, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके लिए, क्या एडवांटेजेस होता है उनके लिए? उनको विश्वास हो जाता है सर यहाँ गलत काम नहीं होता, गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और हमको ये विश्वास हो जाता है ये कहीं नहीं जाएगा, तो हमारा बिजनेस बढ़ता है, उसका फ़ायदा होता है। और क्या इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं उनके लिए आप कस्टमर? सर अभी जो गुडविल गेस्चर, गुडविल गेस्चर में सर उनको जो भी प्रॉब्लम लेके आता है, हाँ, हमारा एक है ना, समस्या लेके आइए और हंसी लेके जाइए, स्माइल लेके जाइए। कम विथ ए प्रॉब्लम एंड गो विथ ए स्माइल, लीव विथ ए स्माइल। सर रिसेंटली देखा कि नागपुर आसपास में, विदर्भ में वगैरह लैंडस्केपिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस टाइप का करने लगी, तो इसमें भी आपका हाथ है? सर इसमें तो बहुत बड़ा हाथ है सर। मैंने आपको किस्सा बताया था, हाँ, तब से शुरू है 1977 से, हाँ, आज तक हमको पीछे देखते हैं। आइडिया आई कैसे आपके दिमाग में? ये बताएं सर, गड्ढे बाद में खोद लेंगे। हाँ, राइट, गड्ढे बाद में खोद लेंगे, इसका मतलब इंडस्ट्री में इसको स्कोप है। हाँ, दो कारण से, एक तो जानकारी भी नहीं है और समय भी नहीं है, और आजकल गवर्नमेंट का कंपलसरी भी है। तो ये तीनों की वजह से हमको अच्छा स्कोप मिल गया। तो वो हम मटेरियल भी देते हैं, कंसल्टेशन भी देते हैं, कहाँ लैंडस्केप अच्छे से अच्छा बना भी देते हैं जी। अरे जितनी लीडिंग कंपनीज है नागपुर के आसपास, उसमें हमारा लैंडस्केप है, मटेरियल जाता है, और मटेरियल भी जाता है, कंसल्टेशन भी है। लॉन्च की बात करें तो उसमें भी आपका हाथ है? सर हाँ, हाउ डज इट हेल्प बोथ? सर लॉन हैज़ हेल्प इन द वे, पहले लॉन ऐसे लगाते थे, अभी लॉन के रेडीमेड कारपेट्स आते हैं, और विदर्भ में कारपेट, लॉन के कारपेट बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस है सर। कम से कम 5,000 लोग इसमें काम करते हैं। रेडीमेड कारपेट इतनी सस्ती जितनी विदर्भ में बनती है कहीं नहीं बनती, तो लाके बिछा देते हैं, बस फटाफट लॉन लग जाते हैं, जैसे फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। हाँ बस वैसे ही है सर। सर हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, और आपका जो लास्ट एपिसोड था जिसमें आपने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी और बड़ा सुंदर था वो, तो इन न्यू व्यूअर्स के लिए वो एक बार रिपीट कर देंगे आप? सर काउनॉमिक्स को थोड़ा सा अलग ढंग से रिपीट करूंगा सर मैं। काउनॉमिक्स को हमने काऊ के जो प्रोडक्ट्स है उसके ही बारे में बताने वाला हूँ, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, और कुछ चीज़ें हैं। तो हमने काऊ के गोबर को लेके हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया, और वर्मी कंपोस्ट के साथ में हमने कृषि पीट नाम का प्रोडक्ट तैयार किया, और एक कृषि पीट के उपयोग से हमने देखा है कि यदि थोड़ी टेक्नोलॉजी और थोड़ा कृषि पीट यूज़ करो, तो जैसा मैंने अभी कहा था कि कॉटन और तूर का यील्ड करीब 60% बढ़ता है, प्रॉफिट करीब 90% बढ़ता है, डबल। हाँ, मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों से, पॉलिटिशियन से, व्यवहार से, यूसीएन के मार्फत विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ट्राई करें। ये उनके भी इंटरेस्ट में होगा और देश के भी इंटरेस्ट में होगा, कि भाई हम हमारा खर्चा न बढ़ाते, यदि यील्ड डबल करते हैं, प्रॉफिट डबल करते हैं किसानों का, तो इससे अच्छे ह्यूमैनिटी भी क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो ये काउनॉमिक्स है नहीं, और काऊ भी बचेंगे, काऊ बचेंगे तो आपके बच्चे बीमार होने से बचेंगे। आज पोल्यूशन के जो कंट्रोल, हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसे अपने पैसे से हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब कर रहे हैं, हमारी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। तो आप ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जैसे कृषि पीठ है हमारा, तो मैंने आपको कोई भी, किसी को भी मैं आपको ये करता हूँ कि सर आप ट्राई कीजिए, कपास और तूर का यील्ड डबल होगा, या आप करेला, ककड़ी, लौकी, तुरई, कई क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कृषि पीठ, ओनली ऑफ बिकॉज ऑफ कृषि पीठ। आपका खर्चा न बढ़ते हुए प्रॉफिट दुगना, करीब दुगना होता है सर, पूरा दुगना नहीं होता। इसलिए मैं जो भी इसके थ्रू जो चाहता है को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ट्राई करें, और यदि अच्छा रिजल्ट है तो आगे कंटिन्यू करें।
दूसरी बात काऊ यूरिन है सर, काऊ यूरिन वेस्ट हो रहा है। आप काऊ यूरिन का यूज़ करते हैं, हमने उसका फार्मूला बना, हमारे मित्र थे डॉक्टर SP पांडे, फरवरी में अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। 5 लीटर गोमूत्र, 200 ग्राम VRX पाउडर और 100 लीटर पानी मिला लीजिए, छान लीजिए सर, और स्प्रे कीजिए किसी भी फसल पे। कोई भी इंसेक्टिसाइड से कमजोर नहीं आएगा रिजल्ट। आप गेहूँ पे कीजिए, चने पे कीजिए, कपास के कीजिए, सब्जी पे कीजिए, कहीं भी स्प्रे कीजिए। इवन यहाँ तक कि आपने झाड़ के जड़ में दिया तो भी उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। एंड सस्ती चीज़, सस्ती है और उसके साथ 3 गुना फायदे हैं। जब आप गोमूत्र यूज़ करते हैं तो गोमूत्र अभी बेकार जा रहा है, हमारे 17 करोड़ गाय है और उसका गोमूत्र बेकार जा रहा है, जबकि हमारा नेशनल एसेट है, वो फिर से खेत में जाएगा तो फर्टिलिटी बढ़ेगा। सर ये इंसेक्टिसाइड जो फर्टिलाइजर 10 लाख करोड़ का बुलाते हैं हर साल और हमारी खटिया खड़ी करवा रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, और क्या चाहिए। अरे पैसे भी बचे, अरे बिगर इसके सब हो रहा सर। देखिए ये इनोवेटिव आइडिया हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ। ये आपके थ्रू आज का मुझे ये देना है कि भाई ये करना है। इसमें तो इसमें 3 चीज़ है, एक कृषि पीठ बता दिया है, काउनॉमिक्स बता दिया। काउनॉमिक्स की वजह से यूरिन का आप यूज़ करते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब बढ़ेगा। और मेरा स्पष्ट मत है सर, और मैं इसमें किसी भी साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट से बात करने के लिए तैयार हूँ कि यदि आपको इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो गाय को, गीता को और नीम को समझना ही पड़ेगा। आप ये बाहर से लाके इंपोर्ट करके किराए की खेती करके आपका देश पावरफुल नहीं बनेगा। सब लोग अपनी हथियार लेके बैठे आपको, आपका ऑपरेशन करने के लिए। आपको अपनी ताकत, बल तो भुजबल, अपने दूसरा अर्थ मत निकालिए। बल तो भुजबल ही काम में आएगा सर, दूसरे बल कुछ काम का नहीं है। और हमारे पास ये इनहेरेंट है, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, इसमें हजारों साल का स्टडी है और हम उसको भूल रहे हैं और सिर्फ चकाचक के पीछे लाग रहे हैं। आप भी चकाचक हो सर, आपकी इकोनॉमी सुधर जाएंगे, आपके 10 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट, 10 लाख करोड़ का इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो चाइना, अमेरिका, सारी दुनिया देखते रह जाएगा। बिगर खर्चे के इन्होंने क्या कर दिया। आज डॉलर के रेट रोज कम हो रहे हैं सर, इंडिया की साख खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? इम्पोर्ट ही बंद हो जाएगा तो साख खत्म कैसे होगा? मैं इम्पोर्ट बंद करने के बाद इम्पोर्ट कम हो जाएगा सब्सटेंशियल। सर यहाँ एक एग्जीबिशन हुआ था CICR में, डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी राष्ट्रपति थे, बोले हमारे इम्पोर्ट में 2 बड़े लोड है, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। हम बोलते फर्टिलाइजर भी कम हो जाएगा, फ्यूल भी कम हो जाएगा इम्पोर्ट, तो आपकी डॉलर की जरूरत भी कम हो जाएगी सर। जरूरत कम हो जाएगी तो रेट भी कम हो जाएगा डॉलर का। जी, लेकिन मेरा मानना है कि आपने, आपके पास डाटा भी होंगे जिसके आधार पर आज आप बात कर रहे हैं आप, तो क्या आपने कंपैरेटिव स्टडी किया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को लेकर, वन या काऊ कैसे यूजफुल प्राणी साबित होती है? सर एक एपिसोड बताता हूँ सर। आज भी मेरे पास जो डाटा है गूगल से निकाला हुआ, हमारे यहाँ करीब 17 करोड़ गाय बची है और हमारे यहाँ करीब 28 करोड़ एकड़ में खेती होती है। हम एक गाय से एक दिन में 10 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं सर, बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम कम से कम बता रहे हैं। इसका मतलब होगा एक गाय से एक साल में 3 टन कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट, नॉट गोबर खाद। गोबर खाद से कई गुना फायदेमंद है। गोबर खाद से इसमें कचरा कम होता है, कीड़े कम होते हैं और भी कई फायदे हैं। तो 10 किलो पर डे पर एनिमल, पर एनिमल नहीं, पर गोवंश। वैसे गाय भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो 3 टन एक गाय का होगा तो 17 करोड़ गाय का कितना होगा सर? 51 करोड़ हो, उसके मल्टीपल्स। मल्टीपल मोटा हिसाब, बाकी एकदम में डिटेल चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ। 51 करोड़ वर्मी कंपोस्ट, 51 करोड़ टन, 28 करोड़ खेती में जाएगा तो करीब पर एकड़ 1.25 टन वर्मी कंपोस्ट जाएगा, विच इज इक्वलेंट टू 20 टन्स ऑफ, नॉट 20, 10 टन्स ऑफ गोबर खाद। इतना देने के बाद में दुनिया की कोई खाद देने की जरूरत नहीं है सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसमें यूरिन भी डालिए,
तो यूरिन का ऐसा एक एग्जाम्पल है सर, जहाँ यूरिन है वहाँ बीमारियाँ कम आती है। आप गूगल पे देखें सर क्या क्या उसके बेनिफिट दिए हुए हैं, सोच के चकरा जाएगा आदमी। और हमारे यहाँ यूरिन वेस्ट जा रहा है, तो जो वेस्टेज में यूरिन जा रहा है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यूरिन आप खाद में स्प्रे कर सकते, ज़मीन में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ड्रिप पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके में आप यूरिन यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कई यूजेस हैं सर यूरिन के जी। और अभी और दिन पर दिन आएंगे, कारण देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स डूइंग PhD ऑन काउ इन IITs और बाकी जगह वाला। तो चमत्कार इसका तो आगे आने वाला है सर, देखते रहिए जी। सर एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसान आत्महत्या। तो किसान आत्महत्या को रोकने के लिए कुछ उपाय, उपचार, सुझाव दिया आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को? दिया है सर। हाँ। किसान आत्महत्या का बेसिक, मैं भी किसान हूँ सर। आपकी किसान एक बिजनेस है, अब उसको आप बिजनेस माने या नहीं माने अलग चीज़ है, वे ऑफ लिविंग है। उसमें जो आप लागत लगाते हैं वो यदि नहीं निकलती है तो आप क्या करेंगे सर? एक एग्जांपल सर, एक आदमी का नागपुर में पगार एवरेज में 15,000 रुपये लेबर का, तो एक साल का कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। 5 एकड़ के किसान को 1,80,000 रुपये नहीं बचते सर। क्या करेगा वो? आत्महत्या नहीं करेगा। इसका इलाज है, ऐसा नहीं रोने के लिए नहीं बात बता रहा हूँ। इसका इलाज है, उसका यील्ड उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो खर्चा कैसे कम करेंगे? फिर आज जो केमिकल पे खर्चा हो रहा है जिसकी कोई गारंटी नहीं होने के बाद में क्या होगा, और केमिकल के कंटिन्यूस यूज से हमारी ज़मीन खराब हो गई, हमारे कुएं का पानी खराब हो गया, हमारी हवा खराब हो गई। हवा खराब, ये तीनों खराब होने से हमारी तबीयत खराब हो गई, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, बर्बाद हो गई समझ लो। तो ये वापस आपको लाना है तो गोमूत्र और गोबर और जो हमारे नेचुरल सूखे पत्ते हैं, गाय, ये है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको वापस खेत में जाना चाहिए। यदि खेत में जाएंगे तो आपको ये सब इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। खजाने तो बेनता है आपके पास है, क्यों गैरों के आगे हाथ फैलाते हो आप? क्या रिस्पॉन्स है सर स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज का? कुछ नहीं सर, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है भी तो ऐसा। बहुत वैल्यूबल एडवाइस है। चलिए चलते थे, एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपको, वो ये है कि अवेयरनेस कैंप के बारे में आपने बताया कि आप कंडक्ट करते हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप टू द फार्मर, टू द गवर्नमेंट, टू द कॉमन मैन? सर देखिए सर, ये देश अपना है और मैं नौजवानों को, फार्मर को और हर किसी को जो भी सुन रहा है उसको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज चीन इसलिए बड़ा हो गया कि उसका हर आदमी देश के लिए सोचता है। आज से अभी से हम भी अपने देश के बारे में सोच के काम करें, जो भी काम करें देश के लिए सोच के करें। एक पुराना गीत है, हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए। तो ये वतन के लिए हम यदि करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, वतन भी आपके लिए कुछ कम नहीं छोड़ेगा। आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हर फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। 59 करोड़ यूथ जिस देश में पढ़े लिखे, उसको क्या कमी है सर? सिर्फ खड़े होने की देरी है तो दुनिया सब बाजू हट जाएंगे। बस यही मेरे मैसेज समझा। जो गवर्नमेंट को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप? गवर्नमेंट को मैसेज ये देना चाहूँगा सर, मैंने जो टेक्नोलॉजी बताई है 3, एक डबल द यील्ड ऑफ कॉटन एंड तूर, इस पर ट्राई करें, सिस्टमेटिकली रिसर्च करें। दूसरी बात, कृषि काऊ यूरिन का प्रयोग कीजिए। और तीसरी बात, कृषि पीट का उपयोग करके आप नर्सरी और बाकी बिजनेस का यील्ड डबल कर सकते हैं। और सॉइल, आज जो एक सबसे बड़ी बात है, अभी सेव द सॉइल, अपने गुरुदेव का एक मैसेज आया था, सॉइल को सेव करना है तो कृषि पीट काम में आएगा। आप केमिकल से सॉइल सेव नहीं कर सकते। कृषि पीट जिसमें गोबर मेन इंग्रेडिएंट है और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आप सॉइल को भी सेव कर सकते हैं, वेदर एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं और खुद को भी सेव कर सकते हैं। किसान के लिए भी वायबल है? किसान के लिए भी वायबल है सर। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर एज यूजुअल टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट, किसान या कॉमन मैन जो ये प्रोग्राम देख रहा है, इनको ज़रूर ये आइडियाज़ पर सोचने पर मजबूर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच अगेन।